ये कल्पना की जा सकती है कि किसी देश के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत बड़े और बेहद जटिल बोर्ड गेम की तरह होती है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा गेम जहां दांव पर करोड़ों लोगों का भविष्य लगा होता है। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर असली खेल शुरू होने से पहले ही इस बात पर घंटों बहस होने लगे कि पासा कौन फेंकेगा। और उसे किस तरीके से फेंका जाएगा। हाँ, और उस पासे को आखिर कहा क्या जाएगा। बाहर से देखने पर तो ये समय की बर्बादी लग सकती है। बिल्कुल लग सकती है। लेकिन जब बात एक नए राष्ट्र की नींव रखने की हो तो शायद ये छोटी छोटी बातें ही तय करती हैं कि वो देश भविष्य में कितनी मजबूत जमीन पर खड़ा होगा। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास सिर्फ उन पलों में नहीं बनता जब आजादी के बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं। सही बात है। असल इतिहास तो उन बंद कमरों में आकार लेता है जहां थका देने वाली प्रक्रियाओं, नियमों और शब्दों की सटीक परिभाषाओं पर माथापच्ची होती है। मतलब एक तरह का अदृश्य ढांचा। हाँ, बिल्कुल। ये वो अदृश्य ढांचा है जो किसी भी लोकतंत्र को भविष्य के तूफानों से बचाता है। और आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य बिल्कुल उसी अदृश्य ढांचे को बारीकी से समझना है। जी। हमारे पास आज जो स्रोत है वो इतिहास की कोई आम किताब या किसी नेता की जीवनी नहीं है। तो फिर क्या है? ये 10 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की कार्यवाही का एक सीधा, जीवंत और आधिकारिक दस्तावेज है। 10 दिसंबर 1946, बहुत ही अहम दिन। हाँ, और इस दस्तावेज के सबसे ऊपर छपा एक प्रतीक चिन्ह या कह लें जो सील है, वही अपने आप में एक बहुत गहरी कहानी कह देती है। अच्छा, उस सील में ऐसा क्या खास है? उसमें भारत का एक नक्शा बना है और उस नक्शे के अंदर एक विशालकाय हाथी का चित्र है। अरे वाह! और इसके चारों ओर अंग्रेजी में लिखा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया। हाथी का चुनाव बहुत दिलचस्प है ना? ये हाथी सिर्फ एक जानवर का चित्र नहीं है, बल्कि ये इस सभा के विशाल आकार, उसके गंभीर दायित्व और इस पूरी प्रक्रिया में लगने वाले असीम धैर्य का प्रतीक है। देखिए, उस हाथी वाले प्रतीक चिन्ह का चुनाव ही बताता है कि सभा के सदस्य अपने काम के बोझ को कितनी अच्छी तरह समझते थे। 10 दिसंबर 1946 की ये रिपोर्ट हमें दिखाती है कि कैसे अलग अलग विचारधाराओं वाले लोग जो देश के अलग अलग कोनों से आए थे, एक साथ बैठकर एक संप्रभु राष्ट्र की नींव रख रहे थे। मतलब ये महज कुछ नियम बनाने की उबाऊ प्रक्रिया नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये राष्ट्र निर्माण का असली और बेहद तनावपूर्ण बैकस्टेज था। तो चलिए आज इस चर्चा में उस दिन के माहौल में चलते हैं। बिल्कुल, चलिए। संविधान सभा के इस शुरुआती दौर में नजारा कैसा रहा होगा जब ये सारे दिग्गज पहली बार एक छत के नीचे जमा हुए? तो कार्रवाई को दिशा देने के लिए सबसे पहला काम क्या था? सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस पूरी सभा का नेतृत्व कौन करेगा। अध्यक्ष कौन होगा? हाँ, उस समय अध्यक्ष की कुर्सी पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बैठे थे। ठीक है। लेकिन वे केवल एक अस्थायी सभापति थे, इसलिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम था एक स्थायी सभापति का चुनाव करना। अच्छा, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया तय की गई? इसके लिए आचार्य जेबी कृपलानी ने सभा के सामने चुनाव की विधि का एक बहुत ही विस्तृत प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव में ये तय किया गया था कि उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक और एक समर्थक के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। मतलब कोई अकेला खड़ा नहीं हो सकता। सही। और चुनाव पूरी तरह से गुप्त मतदान या कह ले बैलेट के जरिए होगा। काफी व्यवस्थित लग रहा है। हाँ, और अगर 2 उम्मीदवारों को समान वोट मिलते हैं तो फैसला लॉटरी से होगा। लॉटरी से? क्या बात है। और अगर कई उम्मीदवार मैदान में हैं, तो हर चरण में सबसे कम वोट पाने वाला बाहर होता जाएगा। ये तो किसी भी आधुनिक और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस स्रोत को पढ़ते हुए एक जगह ध्यान अटक जाता है। इतने बड़े बड़े मुद्दों के बीच एक बहुत ही छोटी सी बात पर लंबी बहस छिड़ जाती है। कौन सी बहस? डॉक्टर PS देशमुख एक संशोधन लाते हैं। वो कहते हैं कि प्रस्ताव में जहां तीसरा शब्द लिखा है, मतलब थर्ड, उसकी जगह अन्य यानी अदर शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। ये सुनने में मामूली लग सकता है। वही तो, श्रोताओं को भी ये समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है कि जब देश का संविधान बनने जा रहा है तो तीसरे या अन्य जैसे शब्दों के फेर में क्यों पड़ना? इन छोटे व्याकरण के मुद्दों पर इतना समय क्यों खर्च किया जा रहा था? देखिए, ये सवाल अक्सर उठता है, लेकिन कानूनी ड्राफ्टिंग की दुनिया में व्याकरण कभी भी सिर्फ व्याकरण नहीं होता। तो फिर क्या होता है? वो भविष्य का सुरक्षा कवच होता है। डॉक्टर देशमुख का सुझाव सुनने में सीधा लग रहा था। हाँ, तीसरे की जगह अन्य। लेकिन श्री M अनंत श्यानम आयंगर ने तुरंत इसके खतरे को भांप लिया। खतरा? एक शब्द बदलने में
कैसा खतरा? उन्होंने सभा को समझाया कि अगर तीसरे की जगह अन्य शब्द रखा गया तो कानूनी रूप से इसका ये अर्थ भी निकाला जा सकता है कि जो व्यक्ति सभापति के लिए नामित हो रहा है वो खुद ही अपना समर्थक बन जाए। अच्छा, मतलब मैं खड़ा हो रहा हूं और मैं ही अपना समर्थक हूं? बिल्कुल। ये सुनने में हास्यास्पद लगता है, लेकिन भविष्य में कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति इसी छोटे से लूपहोल का फायदा उठाकर चुनाव प्रक्रिया को हाईजैक कर सकता था। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इसे भाषा को सुंदर बनाने की बात नहीं थी? बिल्कुल नहीं, बल्कि भविष्य के किसी भी संभावित खतरे या तानाशाही को उसी वक्त रोकने की कोशिश थी। ठीक यही बात है। ये सभी लोग बहुत ही अनुभवी वकील और राजनेता थे। वे जानते थे कि संविधान का एक एक शब्द भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस का हिस्सा बनेगा। सही बात है। श्री सी राज गोपालाचारी ने भी उस वक्त बीच बचाव करते हुए स्पष्ट किया कि मूल शब्दों में कोई भ्रम नहीं है और वे पूरी तरह सुरक्षित है। अच्छा, और क्या कोई और शब्द था जिस पर बहस हुई? हाँ, इसके बाद एक और दिलचस्प बहस हुई कि सभापति को चेयरमैन कहा जाए या प्रेसिडेंट। ये भी एक बड़ा सवाल है। कानूनी सलाहकार सर BN राव की सलाह ली गई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि संसद के स्थापित नियमों के अनुसार फिलहाल चेयरमैन शब्द ही उचित रहेगा। तो ये सारी शाब्दिक बहसें असल में इस नए देश के लिए एक ऐसी कानूनी दीवार खड़ी कर रही थीं जिसे भविष्य में कोई आसानी से भेद ना सके। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक एक शब्द को तराशा जा रहा था। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। बताइए। स्थायी सभापति चुनने की प्रक्रिया और नए नियम बनाने में तो वक्त लगने वाला था। हाँ, इसमें तो समय लगता ही है। तब तक सभा का रोजमर्रा का काम कैसे चलता? मतलब क्या उन्होंने तब तक के लिए काम रोक दिया था? अरे नहीं, काम रोकना तो मुमकिन ही नहीं था। तो फिर क्या उपाय निकाला गया? इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही व्यावहारिक प्रस्ताव सभा के सामने रखा। क्या प्रस्ताव था? उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक ये संविधान सभा अपने नए नियम खुद नहीं बना लेती, तब तक केंद्रीय धारा सभा, जिसे हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उसी के पुराने नियमों को कुछ आवश्यक बदलावों के साथ लागू कर दिया जाए। अच्छा, पुराने नियम? जी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभा के वर्तमान कार्यालय के ढांचे को ही फिलहाल काम करने की मंजूरी दे दी जाए। मतलब जो ऑफिस का सेटअप था। हाँ, क्योंकि पर्दे के पीछे सर BN राव और उनकी टीम बहुत ही अहम प्रशासनिक काम संभाल रही थी। एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? ये पूरी संविधान सभा ब्रिटिश राज से आजादी पाने और एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करने के लिए बैठी है ना? बिल्कुल। दशकों तक इन नेताओं ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जेल गए। हाँ। और अब सभा के पहले ही हफ्ते में नेहरू जी कह रहे हैं कि चलो काम चलाने के लिए उसी ब्रिटिश सत्ता की बनाई केंद्रीय धारा सभा के नियमों का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। क्या इस बात से उस कमरे में मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों के बीच कोई बड़ा बवाल नहीं हुआ? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और इस विरोधाभास को उस दौर के कई नेताओं ने महसूस भी किया होगा। तो फिर उन्होंने इसे मान कैसे लिया? यहीं पर हमें एक आंदोलनकारी और एक राष्ट्र निर्माता के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा, वो कैसे? राष्ट्र निर्माण में अक्सर शून्य से शुरुआत करने की विलासिता नहीं होती। मतलब हर चीज शुरू से नहीं बनाई जा सकती। बिल्कुल। अगर वे पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज कर देते तो एक प्रशासनिक शून्य या कह लें वैक्यूम पैदा हो जाता। पुराने नियमों को अपनाना उनकी हार नहीं बल्कि उनकी दूरदर्शिता थी। मतलब वे भावनाओं में बहकर व्यवस्था को ठप नहीं करना चाहते थे। सही कहा। असली काम एक नया और स्वतंत्र संविधान बनाने का था और उसके लिए एक चालू प्रशासनिक ढांचे की सख्त जरूरत थी। लेकिन क्या सभा में सभी लोग इस बात से सहमत थे? नहीं, पूरी तरह से नहीं। स्रोत में श्री विश्वनाथ दास का जिक्र आता है, जिन्होंने इस प्रस्ताव पर गहरी आपत्ति जताई थी। हाँ, श्री विश्वनाथ दास की आपत्ति भी बहुत व्यवहारिक जमीन पर खड़ी थी। उन्होंने क्या कहा? हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि वे नेहरू जी के प्रस्ताव का वैचारिक विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें इसे लागू करने में परेशानियां दिख रही हैं। कैसी परेशानियां? उनका तर्क था कि सभा में 220 से ज्यादा सदस्य हैं जो अलग अलग प्रांतों से आए हैं। उन सबको केवल 2-3 दिन के भीतर केंद्रीय धारा सभा के जटिल पुरानी नियम कैसे समझ आएंगे? ये भी एक जायज सवाल है। ऊपर से सबको इतनी जल्दी इन नियमों की प्रतियां बांटना भी तो एक प्रशासनिक दुष्स्वप्न होगा। हाँ, इतने सारे लोगों को प्रिंट आउट देना आज के जमाने में भी मुश्किल होता है। बिल्कुल।
इसलिए उनका सुझाव था कि इन पुराने नियमों को थोपने के बजाय फिलहाल सब कुछ सभापति के विवेक पर छोड़ दिया जाए। लेकिन सब कुछ एक व्यक्ति के विवेक पर छोड़ देना तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ही खिलाफ हो जाता। यही कारण है कि श्री प्रकाश ने तुरंत इसका एक बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ समाधान पेश किया। उन्होंने क्या समाधान दिया? उन्होंने कहा कि नियमों की प्रतियां छपवाकर बांटने में कोई बहुत ज्यादा खर्च या समय नहीं लगने वाला है और बिना किसी लिखित नियम के काम करना केवल समय की बर्बादी होगी। तो फिर क्या तय हुआ? दिलचस्प बात ये रही कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कुर्सी पर विराजमान थे, उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए कहा कि विश्वनाथ दास जी के प्रस्ताव का तो पूरी सभा में किसी ने समर्थन ही नहीं किया है। अरे, मतलब उनका प्रस्ताव वहीं गिर गया? हाँ, और इस तरह व्यवहारिकता की जीत हुई और नेहरू जी का प्रस्ताव पास हो गया। यानी काम चलाने का इंतजाम तो हो गया जी। लेकिन उधारी के नियमों पर कोई स्वतंत्र देश हमेशा तो नहीं चल सकता। बिल्कुल नहीं। उन्हें अपने खुद के स्थायी नियम बनाने ही थे और इस स्रोत को गहराई से पढ़ने पर पता चलता है कि ये अपनी नियम पुस्तिका बनाने की प्रक्रिया ही सबसे बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बन गई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संविधान सभा के शुरुआती दिनों का ये सबसे तनावपूर्ण और नाजुक मोड़ था। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? अपने स्थायी नियम बनाने के लिए आचार्य कृपलानी ने कार्य संचालन हेतु एक रूल्स कमेटी या नियम निर्मात्री समिति बनाने का प्रस्ताव रखा। जिसमें सभापति के अलावा 15 सदस्य होने थे। जी। और जैसे ही यह प्रस्ताव आता है, डॉक्टर सुरेश चंद्र बनेजी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसी मांग कर देते हैं जिससे सभा का पूरा माहौल ही बदल जाता है। हाँ, वो एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था। वो मांग करते हैं कि प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से ये जोड़ा जाए कि ये समिति सेक्शनों और समितियों के लिए भी नियम बनाएगी। बिल्कुल। अब जो लोग उस समय की राजनीति को गहराई से नहीं जानते, उनके लिए ये समझना मुश्किल है कि यहाँ सेक्शन का आखिर मतलब क्या था। ये समझना सच में बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एक शब्द जोड़ने की बात क्यों नहीं थी। देखिए, इस विवाद की जड़ को समझने के लिए हमें उस समय की पृष्ठभूमि यानी कैबिनेट मिशन योजना को समझना होगा। अच्छा। उस योजना के तहत भारत के विभिन्न प्रांतों को अलग अलग सेक्शन या समूहों में बांटा गया था। जैसे कि मुख्य रूप से सेक्शन ए, बी और सी। इनमें से सेक्शन बी और सी ऐसे इलाके थे जहां मुस्लिम बहुल प्रांत शामिल थे। और समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मुस्लिम लीग उस समय संविधान सभा का बहिष्कार कर रही थी और कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रही थी। अच्छा। तो ये सेक्शन शब्द जोड़ने की मांग कोई मामूली प्रशासनिक कदम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सीधा राजनीतिक दाव था। हाँ, सभा ये स्थापित करना चाहती थी कि भले ही मुस्लिम लीग बहिष्कार कर रही हो, लेकिन सभा के बनाए नियम उन बहुल प्रांतों पर भी लागू होंगे। एकदम सटीक विश्लेषण। श्री के.एम. मुंशी, श्री शरद चंद्र बोस और श्री बी.जी. खेर जैसे दिग्गज नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की इस मांग का पुरजोर समर्थन किया। मुंशी जी का तर्क क्या था? मुंशी जी का तर्क बहुत ही कड़ा और धारदार था। उन्होंने सभा को चेतावनी दी कि अगर सेक्शन और समितियां शब्द प्रस्ताव में नहीं जोड़े गए तो पूरी दुनिया में ये संदेश जाएगा कि भारत की ये संविधान सभा सर्वसत्ता संपन्न यानी सॉवरेन नहीं है। मतलब वो कमजोर दिखेगी। हाँ, ऐसा लगेगा कि कैबिनेट मिशन के बनाए गए सेक्शन इस सभा से ऊपर हैं और वे अपनी खुद मुख्तारी से अपने नियम खुद बना सकते हैं। और कोई भी नया देश ये नहीं चाहेगा। बिल्कुल। सरदार हरनाम सिंह ने भी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि सभा की सर्वोच्चता हर हाल में कायम रहनी चाहिए। यह एक नवजात राष्ट्र की अपनी अखंडता को बचाने की एक बहुत ही आक्रामक कोशिश थी। सही कहा आपने। ये तो सीधा सीधा आर पार की लड़ाई का ऐलान था। माहौल काफी गर्म था। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही गंभीर और सतर्क करने वाली आवाज भी उठती है। माननीय डॉक्टर M.R. जयकर इस पूरे जोश और आक्रामकता के बीच एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण पेश करते हैं। जी। उनकी क्या चिंता थी? देखिए, डॉक्टर जयकर एक बहुत ही सुलझे हुए विधिवेत्ता थे और वे इस मुद्दे को सिर्फ कानूनी संप्रभुता के चश्मे से नहीं बल्कि कूटनीति के चश्मे से देख रहे थे। अच्छा, कूटनीति। उन्होंने सभा को आगाह किया कि जिन सेक्शन के लिए नियम बनाने की जिद की जा रही हैं, उनमें एक विशेष दल का बाहुल्य है और वो दल आज इस सभा में मौजूद नहीं है। उनका इशारा स्पष्ट रूप से मुस्लिम लीग की तरफ था। बिल्कुल। जयकर का तर्क ये था कि जो लोग आज बहिष्कार कर रहे हैं, अगर उनकी गैर हाजिरी में हम उनके लिए नियम थोप देंगे
तो उनके मन में और गहरा संदेह और कड़वाहट पैदा होगी। ये तो सोचने वाली बात है। ये कदम उन लोगों को भविष्य में कभी भी सभा से जुड़ने नहीं देगा। मतलब वो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। हाँ, जयकर नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसा जल्दबाजी भरा फैसला लिया जाए जो समझौते के बचे खुचे रास्तों को भी हमेशा के लिए बंद कर दे। हम यहाँ ये बात स्पष्ट कर दें कि इस चर्चा में हमारा उद्देश्य किसी एक पक्ष को सही या गलत ठहराना नहीं है। बिल्कुल, हम सिर्फ उस ऐतिहासिक स्रोत में जो दर्ज है उसे निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। हाँ, लेकिन ये तो एक नामुमकिन सी दुविधा थी। दुविधा तो थी। एक तरफ अगर पीछे हटते हैं तो देश की संप्रभुता खतरे में पड़ती है और ऐसा लगता है कि सभा कमजोर है, और दूसरी तरफ अगर आक्रामकता दिखाते हैं तो देश के एक बड़े हिस्से के हमेशा के लिए अलग हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। देखिए, नवजात लोकतंत्रों को अक्सर ऐसे ही कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। तो इस दुविधा का हल कैसे निकला? श्री देवी प्रसाद खेतान और श्री शरद चंद्र बोस का मानना था कि जो उपस्थित नहीं है उनके इंतजार में सभा अपना काम अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकती। ये भी एक व्यवहारिक सोच है। अंततः काफी गर्मागर्म बहस और माहौल को भांपने के बाद आचार्य कृपलानी ने डॉक्टर मुखर्जी का वो संशोधन स्वीकार कर लिया। मतलब शब्द जोड़ दिए गए। हाँ, प्रस्ताव में सेक्शनों और समितियों सहित शब्द जोड़ दिए गए और इसे भारी बहुमत से पास कर दिया गया। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि संविधान सभा अपनी सर्वोच्चता से कोई समझौता करने की मूड में नहीं थी। ये पूरी बहस दिखाती है कि उस समय का तनाव कितना दमघोंटू रहा होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन इतनी गंभीर राजनीतिक और कानूनी रस्साकशी के बीच इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे क्षण भी दर्ज हैं जो अचानक से इन महान नेताओं के इंसानी पहलू को सामने ला लेते हैं। हाँ, वो हिस्से सच में बहुत दिलचस्प है। कानूनी पचड़ों से दूर कुछ बहसें सीधे समाज की सोच, पहचान और जज्बातों से जुड़ी थी। देखिए, जब इंसान नीतियां बनाते हैं तो वे अपनी भावनाएं, अपने पूर्वाग्रह और अपनी सांस्कृतिक पहचान को कमरे के बाहर छोड़कर नहीं आते। बिल्कुल सही बात है। और ये बात भाषा को लेकर हुई एक बहुत ही तीखी बहस में साफ नजर आती है। हाँ, दस्तावेज के मुताबिक श्री आरवी धुलेकर अचानक अपनी जगह पर खड़े होते हैं और ये मांग कर देते हैं कि सभा के सारे नियम केवल हिंदुस्तानी भाषा में ही बनने चाहिए। जी। जब सभापति डॉक्टर सिन्हा उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं और याद दिलाते हैं कि सभा में राजगोपालाचारी जी जैसे कई सदस्य मौजूद हैं जो हिंदुस्तानी नहीं जानते, तो क्या होता है? तो धुलेकर जी का पारा और चढ़ जाता है। वो सीधे तौर पर कह देते हैं कि जो हिंदुस्तानी नहीं जानते उन्हें हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है, उन्हें इस सभा से चले जाना चाहिए। 1946 के उस संवेदनशील माहौल में किसी भी मंच पर ऐसा बयान देना बहुत ही उग्र और खतरनाक था। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ नियमों की भाषा का सवाल नहीं था, ये इस बात की लड़ाई थी कि नए भारत की सांस्कृतिक पहचान क्या होगी और उस पहचान को कौन तय करेगा। लेकिन यहाँ हमें सभापति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के कुशल नेतृत्व को भी देखना होगा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने धुलेकर जी को तुरंत ऑर्डर कहकर रोका और स्पष्ट कर दिया कि इस तरह से नियमों के खिलाफ जाकर और भड़काऊ बातें करके कार्यवाही को बाधित करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। ये एक बहुत ही जरूरी कदम था। हाँ, लेकिन जहां एक तरफ भाषा को लेकर ऐसा कड़ा और कुछ हद तक बांटने वाला रुख दिखा, वहीं इसी सभा में समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी की एक ऐसी मांग भी उठी जो अपने समय से बहुत आगे की सोच लगती है। ये शायद उस दिन की कार्यवाही का सबसे प्रगतिशील और शानदार हिस्सा है। बिल्कुल। श्री H.G. खांडेकर ने नियमों के मसौदे को पढ़ते हुए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाने वाले बिंदु पर सबका ध्यान खींचा। खांडेकर जी ने कहा कि नियमों के पूरे मसौदे में हर जगह अंग्रेजी का शब्द ही यानी वह पुरुष लिखा हुआ है। जी। उन्होंने पुरजोर मांग की कि जहां जहां ही लिखा है वहां शी यानी वह स्त्री भी जोड़ा जाए और जहां हिज लिखा है वहां हर भी लिखा जाए। उनका तर्क बहुत ही सीधा और प्रभावशाली था। क्या तर्क था? कि जब इस संविधान सभा में महिला सदस्य भी मौजूद हैं और देश के भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं, तो नियमों की भाषा में उनका अस्तित्व अदृश्य क्यों होना चाहिए? आज के समय में लिंग तटस्थ या जेंडर न्यूट्रल भाषा की बात करना आम है। हाँ, आज आम है। लेकिन 1946 में इस मुद्दे को इतनी प्रमुखता से उठाना सच में असाधारण है।
ये दर्शाता है कि उस सभा में ऐसे लोग भी थे जो सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं बदल रहे थे, बल्कि समाज की गहरी मान्यताओं को भी चुनौती दे रहे थे। तो क्या उनकी ये मांग मान ली गई? देखिए, कानूनी ड्राफ्टिंग की दुनिया के अपने कुछ पुराने तौर तरीके होते हैं। अच्छा। सभापति डॉक्टर सिन्हा ने उस वक्त रूलिंग दी कि अंग्रेजी कानूनों की व्याख्या के अधिनियम, जिसे हम जनरल क्लॉजेज एक्ट कहते हैं, उसके तहत कानूनी भाषा में ही के अंदर शी को स्वाभाविक रूप से शामिल माना जाता है। मतलब अलग से लिखने की जरूरत नहीं समझी गई। हाँ, तकनीकी रूप से ड्राफ्ट में बदलाव की जरूरत नहीं मानी गई। लेकिन खांडेकर जी का इस मुद्दे को उठाना और इतिहास के पन्नों में दर्ज करवाना ही अपने आप में महिलाओं की भागीदारी को एक मजबूत मान्यता देना था। बिल्कुल। और सिर्फ भाषा की राजनीति नहीं, वहां तो बाकायदा अंग्रेजी व्याकरण की कक्षा भी चल रही थी। हाँ, वो हिस्सा बहुत ही मजेदार है। दस्तावेज में दर्ज है कि श्री एच.वी. कामत और दीवान चमनलाल के बीच अंग्रेजी के एक मुहावरे को लेकर बहुत ही मजेदार बहस छिड़ गई। फिलिंग इन वाला मुहावरा। हाँ, कामत जी इस बात पे अड़े थे कि नियमों में फिलिंग इन शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। आप में कितना अद्भुत है ना? देश के सबसे बड़े, सबसे कुशाग्र दिमाग एक जगह बैठे हैं। हाँ। ये वही लोग हैं जो कभी देश की अखंडता के लिए हुंकार भर रहे हैं, कभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं, और कभी एक दूसरे की अंग्रेजी ग्रामर की गलतियां निकाल रहे हैं। बिल्कुल। यही वो मानवीय तत्व है जो इस पूरे दस्तावेज को इतना जीवंत बनाता है। सही कहा आपने। जब हम आज अपने संविधान या पुरानी संस्थाओं को देखते हैं तो वे हमें पत्थरों पर उकेरी गई किसी संपूर्ण और त्रुटिहीन रचना की तरह लगती हैं। लेकिन ये कार्यवाही हमें याद दिलाती है कि इन्हें रचने वाले लोग कोई फरिश्ते या मशीनें नहीं थे। तो फिर वो क्या थे? वे इंसानी भावनाओं, गुस्सा, आदर्शों और व्याकरण के प्रति अपनी जिद से भरे हुए लोग थे, जो अंततः एक दूसरे से लड़ झगड़ कर एक आम सहमति पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। तो इस पूरी कार्यवाही और इन तमाम बहसों को अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष? हाँ, मतलब 10 दिसंबर 1946 का ये दिन सिर्फ एक आम प्रशासनिक दिन तो बिल्कुल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दिन ये तय हो रहा था कि ये नई संस्था, ये संविधान सभा खुद को कैसे देखती है। क्या वो किसी और की मोहताज है या वो पूरी तरह से स्वतंत्र और सर्वसत्ता संपन्न है? और अल्पसंख्यकों के बारे में क्या? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कार्यवाही के अंत में उभर कर आती है वो है समावेश करने की नीयत। अच्छा। जैसे सरदार उज्जवल सिंह ने नियम निर्मात्री समिति के गठन में एक संशोधन पेश किया था जिसे पास भी कर दिया गया। हाँ, उस संशोधन में ये अधिकार दिया गया था कि समिति अपने अंदर 5 अतिरिक्त सदस्यों को कोऑप्ट कर सकती है, यानी सीधे शामिल कर सकती है। और ऐसा क्यों किया गया? क्यों हो पाया हो तो उसे बाद में समिति में जगह दी जा सके। अरे वाह, ये तो बहुत दूरदर्शी सोच थी। बिल्कुल, ये इस बात का सबूत है कि वे नियम बनाते समय इस बात के लिए सचेत थे कि किसी भी वर्ग की आवाज दबनी नहीं चाहिए। श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी महान लोकतंत्र सिर्फ ऊंचे भाषणों और अच्छे इरादों से नहीं चलता। तो फिर किससे चलता है? वो उन ठोस नियमों, प्रक्रियाओं और समितियों से चलता है जिन पर अमूमन कोई ध्यान नहीं देता। मतलब ये छोटी छोटी बातें। हाँ, यही नीरस लगने वाली प्रक्रियाएं ही संकट के समय लोकतंत्र को बिखरने से बचाती हैं। बहुत ही शानदार विचार। और इसी विचार के साथ हम 1946 के उस ऐतिहासिक कमरे से बाहर आते हैं। जी। लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने आता है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। कैसा विचार? हमने इस चर्चा के शुरू में कहा था कि देश बनाना किसी नक्शे पर घर बनाने से बहुत अलग और अनिश्चित काम है। बिल्कुल। लेकिन आज की इन बारीकियों को देखने के बाद क्या यह सवाल नहीं उठता कि क्या किसी भी नए संगठन, संस्था या देश के शुरुआती नियम सच में सिर्फ उस समय का काम चलाने के लिए होते हैं? या फिर क्या वही शुरुआती नियम, समितियों के गठन के तरीके और शब्दों के वे छोटे छोटे चुनाव ही अनजाने में उस संस्था का अंतिम चरित्र, उसका स्वभाव और उसका भाग्य हमेशा के लिए तय कर देते हैं? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या 1946 में सभापति की कुर्सी और सेक्शन को लेकर लिए गए उन प्रक्रियात्मक फैसलों ने ही ये तय नहीं कर दिया था कि आने वाले वर्षों में और शायद आज भी भारत की